बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, पाकिस्तान में जदीद तरीन फ़िश फार्मिंग का एक सेटअप कायम किया गया है रायमंड रोड लाहौर में, और हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये जो जदीद तरीन तरीका है मछलियाँ पालने का, इससे किसानों को, मछली फार्मर्स को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, और हमारे मुल्क की इकानमी में जो फ़िश फार्मिंग का किरदार है वो ये सेक्टर किस तरह से हमारे लिए, अगर हम जदीद तरीन तरीक़ाकार इख्तियार करें तो हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस फ़िश फार्म के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव साद यूसुफ साहब, जो कि रन कर रहे हैं लासानी ऑर्गेनिक बायोफ्लाक फ़िश फार्म। साद यूसुफ साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। ये बता दें कि ये पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह की फ़िश फार्मिंग नहीं हो रही, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया? हम लोगों को एक दोस्त ने ऑफ़र की कि मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर रवायती तरीके से हम मिलके फ़ार्म बनाते हैं। तो क्योंकि हम तीनों दोस्त जो थे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और हम लोगों को फ़िश फार्मिंग की किसी भी किस्म की नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको जब रवायती फार्मिंग को देखना शुरू किया तो हम लोगों ने चंद दिनों बाद बायोफ्लॉक की कुछ वीडियोस जो थाईलैंड की और इंडिया के जो फार्मर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे उसकी हमें वीडियोस की अवेलेबिलिटी यूट्यूब के ऊपर नज़र आई और हम लोगों को वहाँ से ये आइडिया मिला। फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग अपनी शुरू की। साद साहब, कितना इस फार्म पे ख़र्चा आ जाता है और कितना एरिया ये कवर करता है एक फार्म, जिसको आप एक पूल कहते हैं? चूँकि अगर इससे पहले हमें सिर्फ ये पता है कि फ़ी एकड़ फ़िश फार्मिंग की जाती है, आपने बताया कि ये फ़ी मरला फ़िश फार्मिंग की जाती है, तो कितना ख़र्चा आएगा एक मरले के पूल पे, और किस तरह से ये एक एकड़ के फार्म से इसका अगर मुवाजना करें तो किसान को किस तरह से पता चल सकेगा कि कितना प्रॉफिट वो इस तरीक़ा मछली पालने को इख्तियार करके वो किस तरह से कमा सकता है? इसमें अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग के साथ, तो इसमें जितनी फार्मिंग एक एकड़ में की जाती है उतनी दो टैंक्स जो एक एक मरला फ़ी टैंक का है, उन दो टैंक्स के अंदर से ही हम उतनी प्रोडक्शन ले सकते हैं जितना आम रवायती फार्मर एक एकड़ में से प्रोडक्शन ले रहा है। तो जो दो टैंक्स हैं वो बनाने के लिए हमें 1,84,000 रुपया चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर एक दफ़ा जब उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, जो हमारा वन टाइम एक्सपेंस है, फिर इसको जो इसकी रनिंग कॉस्ट आती है जिसके अंदर मछली की खुराक, मछली का बच्चा, उसकी फ़ीड, इसका जो हम बैक्टीरिया डालते हैं, बिजली का खर्चा, लड़कों का खर्चा, फ़ी तालाब 80,000 रुपये से 90,000 रुपये तक आता है। जिसका मतलब है कि हम 80 से 90,000 रुपया लगा के 1,000 केजी की प्रोडक्शन एक तालाब से ले रहे हैं। और 1,000 केजी की प्रोडक्शन अगर हम 80 से 90,000 रुपये में ले रहे हैं तो हम पर केजी कॉस्ट जो है वो 80 टू 90 रुपीज़ हम लोगों को मछली की पड़ रही है। और अगर इसकी कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए कन्वेंशनल फार्मिंग के साथ, तो कन्वेंशनल फार्मर को 150 से 160 रुपये पर केजी फ़िश कॉस्ट करती है। और इस सिस्टम के अंदर जब आप फार्मिंग करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो उनसी है वो बड़ी नीचे चली जाती है। जब आपकी कॉस्ट नीचे चली जाती है तो आप इंटरनेशनल रेट्स को मीट कर पाते हैं, और इंटरनेशनल रेट को जब हम मीट करेंगे तो हम फ़िश एक्सपोर्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर हम लोकल मार्केट में बेचेंगे तो लोगों को भी, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है, तो लोगों को कम पैसों के अंदर फ़िश जो उनसी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर ये सिस्टम के थ्रू फ़िश मार्केट में आना शुरू हो जाती है तो हम बड़ी ईजीली ब्रायलर मुर्गी का यूज़ जोन सा मार्केट में कम करके लोगों को फ़िश की तरफ लेके ला सकते हैं। साद साहब, क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं ये सेटअप लगाने में, और किस तरह के नुकसानात हैं जिससे फ़िश फार्मर को हम आगाह करें कि वो एहतियातें करे ताकि वो किसी नुकसान से दो चार हुए बगैर ये फ़िश फार्मिंग कर सकें? जिस वक्त हमने इसकी फार्मिंग शुरू की थी तो पाकिस्तान में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम जाके देख सकते कि ये सेटअप लगा हुआ है और हमने इसको कैसे शुरू करना है, या हमने इसके अंदर मछली जो पालनी है हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मछली मरे। तो क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी जो जहाँ से हम फैसिलिटेट होकर काम कर सकते, तो हम लोगों ने जब अपना अब ये सेटअप बना लिया तो कोई भी फार्मर, हम लोग हर बंदे को इन्वाइट करते हैं कि कोई भी फार्मर इस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहता है
हमने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आपको बताएंगे कि ये गलतियां हमने की हैं, ताकि आपको वो गलतियां ना करनी पड़ें और आपका उसके अंदर नुकसान ना हो। इसमें वाटर पैरामीटर्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस किस चीज़ की एहतियात करनी है। लोग हमने भी ये चीज़ बाहर इंडिया के फार्मर्स को और थाईलैंड के फार्मर्स को पैसे दे के कंसल्टेंसी के साथ सीखी थी, और हमें सीखने के लिए जो तकलीफ़ हम लोगों को फेस आई, हम चाहते हैं कि जो भी फार्मर जिसकी तरफ आए उसको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए हर वक्त हम लोग लोगों को बताने के लिए तैयार हैं कि इसके अंदर आपने काम कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, ताकि आपका नुकसान ना किसी जगह पे। साद यूसुफ साहब, ये बाकी जो फार्मिंग हम मुल्क में करते हैं वो सर्दियों के सख्त मौसम में नहीं की जा सकती, और इसका और उसका कंपैरिजन मौसम के हवाले से क्या है? बाकी जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें हम क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, 1 एकड़ का रकबा है जिसके ऊपर आपका एक टैंक है, या लोगों के सैकड़ों एकड़ों के ऊपर फार्म है, तो वो किसी भी सूरत उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। जिस वक्त दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने आते हैं, फार्मर को बहालत मजबूरी अपने टैंक्स में से फ़िश निकाल के बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो सर्दियों में उसके अंदर फार्मिंग नहीं कर सकता। अब ये फार्मिंग हम बड़े कम रकबे के ऊपर कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं कम रकबे के ऊपर, तो क्योंकि हम 1 कनाल की जगह या 2 कनाल की जगह या 4 कनाल की जगह की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बड़ी आसान है कि हम उसके ऊपर टनल फार्मिंग की टेक्नोलॉजी जो दूसरे ज़रूरी फार्मर अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम टनल फार्मिंग वाली टेक्नोलॉजी अपने पास यहाँ पे यूज़ करते हैं। गर्मी से बचाने के लिए हम ग्रीन नेट यूज़ करते हैं, गर्मियों में उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और सर्दी से बचाने के लिए हम इसका पॉली हाउस बना देते हैं, पॉलीथीन शीट लगा देते हैं, जिससे हम टेम्परेचर इसका बआसानी मेंटेन कर लेते हैं। ये इसकी जो सफाई का तरीक़ाकार है, जो इस फ़िश फार्म का बाकी से किस तरह से मुख्तलिफ है, और जदीद जो टेक्निक्स हैं, बाकी तो हमें इतना पता है कि जो नॉर्मल फ़िश फार्मिंग है उसमें सीड डाल देते हैं, या उसकी जो फूड है वो ख़ास ओकेजन पे डाल देते हैं, लेकिन आप कौन सी ऐसी चीज़ें इख्तियार करते हैं जिससे आपकी फ़िश थोड़े से एरिए में जो है वो ग्रो कर सकती है? इसके अंदर हम जो पानी डालते हैं शुरू में, वही पानी हमारा एंड तक रहता है, और वो पानी के वाटर पैरामीटर्स को हम मेंटेन करते हैं। जो पानी के अंदर वेस्टेज और जो गैसेस जनरेट होती हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, उनको हम एक बैक्टीरिया के थ्रू जोन सा है कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से फ़िश फीड के अंदर, जिसकी वजह से हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले में इसमें फ़ीड कंजम्पशन भी 50% या 60% हमारी लेस है। साद यूसुफ साहब, ये बता दें कि कौन सी किस्म की मछलियां हैं जो हम इस तरह के फार्म में ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि हमें जो पता है रवायती फ़िश फार्मिंग में बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। आप फरमा रहे हैं कि बड़े थोड़े से स्पेस पे फ़िश फार्मिंग की जा सकती है, तो क्या कोई ख़ास किस्म की मछलियां हैं जो इसमें ग्रो हो सकती हैं, या तमाम किस्म की हो सकती हैं? 3 किस्म की फ़िश होती हैं, एक हर्बीवोर फ़िश होती है, एक ओमनीवोर फ़िश होती है और एक कार्निवोर फ़िश होती है। तो ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर आप कार्निवोर फ़िश जौन सी है उसकी फार्मिंग करते हैं, उसकी ओमनीवोर फ़िश की आप फार्मिंग करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप ओमनीवोर फ़िश की फार्मिंग करते हैं तो वो आपकी दोनों चीज़ों को कंज्यूम करती है। आपका जो बैक्टीरिया है, जो नेचुरल फ़ीड है, वो बैक्टीरिया भी ओमनीवोर फ़िश कंज्यूम करेगी, और जो आपका फ़ीड आप बाहर से दे रहे हैं वो भी वो कंज्यूम करेगी। अब पाकिस्तान में रोहू, ग्रास, मोरी, सिल्वर थैला की फार्मिंग जो होती है, वो फार्मिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर्बीवोर फ़िश होती है और वो फ्लॉक कंज्यूम नहीं करेगी। जो आप इसके अंदर बैक्टीरिया के थ्रू प्रोटीन पैदा करते हैं वो उसे कंज्यूम नहीं करेगी। तो इसके अंदर ओमनीवोर फ़िश हैं। ओमनीवोर फ़िश के अंदर पाकिस्तान में तिलापिया है, जिसे लोकल लैंग्वेज में चेरा फ़िश कहते हैं। फिर इसमें पंगेसियस है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बंगश कहते हैं। फिर आप इसके अंदर कैट फ़िश की फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये कोई भी ओमनीवोर फ़िश है वो आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस लसानी ऑर्गेनिक बायोफ्लाक फ़िश फार्म के मैनेजर असद सुलेमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ये बता दें कि किस तरह से आप डेली मेंटेन करते हैं फ़िश की जो ऑक्सीजन है उसको, और फ़िश के जो बाकी उसका पानी है, पानी तब्दील किस तरह से करते हैं, बाकी तमाम जो फ़िश के हवाले से उसकी ज़रूरियात हैं डे टू डे, वो आप किस तरह से उनको मेंटेन रखते हैं? डेली बेसिस में जो हमारी मेंटेनेंस है, बेसिकली जब हमने एक दफ़ा इनिशियली हमने इसका जब पानी प्रिपेयर करना होता है ना, हमारी वही एक उसके अंदर चीज़ है।
डेली बेसिस पे ना हम इसका पानी रिमूव कर रहे हैं, ना इसके अंदर हम डेली बेसिस पे एडअप कर रहे हैं। हम इसके अंदर जो करते हैं, हम मछली के जो एक फीड का साइकिल है, बस हमने फीड साइकिल रिटेन करना होता है अपना साथ साथ, और हम अपनी मछली को फीड डेली बेसिस पे बस दे रहे होते हैं। जो इसके अंदर फ्लॉग एक दफ़ा जनरेट हुआ है उसने 6 महीने रहना है। जो एक दफ़ा पानी हमने इसके अंदर डाला है उस पानी ने इसके अंदर 6 महीने रहना है। जी, वो जो वेस्टेज के लिए आप थोड़ा बहुत ड्रेन करते हैं पानी, उसके अंदर कोई इस तरह टेक्निक नहीं। हम इसके अंदर टैंक्स के अंदर हम स्लोप देते हैं। स्लोप के अंदर जो आपका ग्रेविटी पुल के थ्रू ही आपको जो सारा वेस्टेज है वो आपका ड्रेन आउट हो जाता है, और आप 2-3 इंच पानी कम करके आप अंदर का जो वेस्टेज है जो इसके बॉटम बेड पे जो बैठा होता है हम उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ना इसके अंदर से पानी को रिमूव करना है, ना हमने इसके अंदर कोई और चीज़ करनी है। इसका डेली बेसिस पे कोई एज वर्किंग नहीं है। असद सुलेमान साहब, ये बताएं कि ये जो सीड हैं फ़िश के, ये आप कहाँ से हासिल करते हैं, और कितनी किस्म के सीड हैं, कितनी वैरायटीज़ के आप सीड और क्या कीमत पे आप हासिल करते हैं, ताकि हमारे जो नए आने वाले फ़िश फार्मर्स हैं उनको इस बारे में मालूमात। सीड है, सीड के लिए आपकी गवर्नमेंट की भी हैचरीज़ हैं। उसके अलावा आपके पास जो सोर्स है आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं थाईलैंड से, इंडोनेशिया से। लेकिन उसके अलावा आपकी प्राइवेट हैचरीज़ भी हैं। आपकी मुजफ्फरगढ़ साइड पे, आपकी जो साउथ पंजाब वाली साइड पे आपकी 2 बड़ी पाकिस्तान की हैचरीज़ हैं। एक का नाम है आपका तवक्कल हैचरी, दूसरी चनाब हैचरी के नाम से है। वो मतलब एक अच्छी क्वालिटी का सीड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। आप वहाँ से ले सकते हैं, आप थाईलैंड से इंपोर्ट करवा सकते हैं। और उस सीड के इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में फ़िलहाल बायोफ्लॉक के लिए जो इस टाइम रेडीली अवेलेबल है वो तिलापिया का सीड है। आप इसके अंदर पंगासियस कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसका सीड अभी लोकली अवेलेबल नहीं है। आप पंगासियस अगर करना चाहते हैं वो आपको थाईलैंड से ही इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, वो आपको पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं मिलेगा। मज़हर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया कार हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी राय लेते हैं कि ये जदीद तरीन जो फ़िश फार्मिंग है इस पे इनके क्या ख्यालात हैं। मज़हर साहब जी, ये देखें, ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है और ये कम जगह पे ज़्यादा पैदावार मछलियों की हासिल की जा सकती है। दूसरा ये है कि चूँकि ये ऊपर से ढका हुआ है और चूँकि सर्दियाँ जब शुरू होती हैं, कोहरा पड़ता है, धुंध होती है, शदीद सर्दी में मछली जो है वो मर जाती है। तो लिहाजा ये जो अपना ये टनल फार्मिंग इसको हम कहेंगे, या जदीद जो फ़िश फार्मिंग है, ये जो एक अच्छा इकदाम है और इसकी तरफ आना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट जो है वो इसमें सहूलतें दे, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है जो आना चाहते हैं उनकी रहनुमाई करे कि इस तरीके से आप ये फ़िश फार्मिंग जो है वो करें, आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरा आवाम जो है उसको भी एक अच्छी जो फ़िश है वो खाने को मिलेगी। ये फार्म जो हमने देखा है इसमें चिड़ा फ़िश है, दूसरी जो अक़साम है मछलियों की अच्छी हैं। तो बड़ा हमें आज देख के बड़ी हैरानी भी हुई है कि इस तरह की फार्मिंग यहाँ हो रही है, और ख़ुशी भी है, और एक जिद्दत नए अंदाज़ के साथ ये फ़िश फार्मिंग की जा रही है। तो इस पे जो इनके मालकान हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की जो फ़िश फार्मिंग है उसको सपोर्ट करे, ताकि मछली की पैदावार बढ़े, और फिर जो इसकी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो रुके, और ये ज़्यादा मछली यहाँ पे जब पाई जाएगी तो फिर हम इसकी एक्सपोर्ट भी कर सकें। नाजरीन, जदीद तरीन फ़िश फार्मिंग पे हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जदीद तरीन और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल फ़िश फार्मिंग पे, और हम मौजूद हैं लासानी ऑर्गेनिक बायोफ्लॉक फ़िश फार्म पे। असद सुलेमान साहब, ये बताएं कि इस फ़िश को किस तरह की जो है वो मेडिसिन देना पड़ती है, और जिस सीड का आप जिक्र कर रहे थे उसकी नॉर्मल प्राइस क्या है। हम तिलापिया की सीड की बात कर रहे थे। जब तिलापिया का जो सीड है आपको लोकली यहाँ से 2.5 से 3 रुपए का, आपको जो इसका बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होता है 0.25 ग्राम्स का, वो आपको अवेलेबल है। उसके अलावा जो बीमारियाँ हैं इसके अंदर ऐसे, जिस तरह आपके पोल्ट्री वगैरह के अंदर या जानवरों के अंदर बीमारियाँ आती हैं, वो आपकी फ़िशेस के अंदर नहीं आती हैं। इसके अंदर बीमारी अगर कोई आएगी, कोई इशू आएगा, हमारी मैनेजमेंट की मिस्टेक्स, मैनेजरियल मिस्टेक्स की वजह से आएगा।
हमारे वाटर पैरामीटर्स हम प्रॉपर्ली उन्हें नहीं मेंटेन कर रहे, उसके बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन आ सकती है, कि उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इसकी कोई जो वायरल इसकी जो बैक्टीरियल बीमारी कोई होगी, वो भी इस लिहाज से होगी कि उसके स्टमक रिलेटेड कोई उसके डाइजेशन रिलेटेड होगी। तो उसकी जो मेडिसिन्स हैं वो आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम से एक मेडिसिन है जो कि इंसान भी कंज्यूम करता है, वो ही चीज़ें यूज़ होती हैं। बहुत इजी है इस चीज़ को आपको बैक्टीरिया को मैनेज करना, क्योंकि आपको एंटी बैक्टीरियल आपको मेडिसिन फिर से देनी पड़ती है। असद साहब, कौन सी ऑक्सीजन देने के हवाले से आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर लेवल इस फिश फार्म में आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? ऑक्सीजन देने के लिए हमारे पास इसके वैक्यूम ब्लोअर्स होते हैं, जो कि आपकी जो नेचुरल आपकी जो फ्रेश एयर है उसे कंप्रेस करके उसे दोबारा से टैंक्स के अंदर थ्रो कर देते हैं प्रेशर के साथ, ताकि उसके अंदर जो उसका एयर लेवल है वो मेंटेन रहे और ऑक्सीजन बिल्टअप होती रहे। इसके अंदर हमें तिलापिया के लिए जो आइडियल होता है वो 7+ होता है वैसे तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल, लेकिन हम इसके अंदर अगर अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं हमें एटलीस्ट हमें 5 मिलीग्राम पर लीटर हमारा ऑक्सीजन लेवल इसके अंदर होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपने बात की टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो गर्मियों में हम शेड बनाते हैं, हम टैंक बना लेते हैं, लेकिन हम शेड की इंपॉर्टेंस को हम भूल जाते हैं इस चीज़ के अंदर। जितना टैंक इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका शेड इंपॉर्टेंट है इस सेटअप के अंदर। तो जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ भी हमारे पास पंजाब में पाकिस्तान में एक्सट्रीम पे होती हैं, सर्दियाँ भी उसी तरीके से एक्सट्रीम पे होती हैं। गर्मियों के लिए हम इस शेड के ऊपर ग्रीन वो ग्रीन जो आपका नेट होता है वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं 75% वाला, जिसके अंदर से आपकी एयर भी फ्लो हो, आपको जो विटामिन डी आपकी मछली को चाहिए वो भी मिले, और आपकी जो प्रॉपर जो आपका धूप की जो हिट है वो भी उसे ना मिले, आपका टेम्परेचर डाउन रहे। और सर्दियों के लिए हम इसे पॉली हाउस टेक्निक से हम इसे कवर करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सूरज की जो हीट है वो आपका शेड उसके अंदर कंटेन कर लेता है। आपका टेम्परेचर अंदर आपका तकरीबन 10 से 12-15 डिग्री तक आपका टेम्परेचर बाहर से और अंदर में डिफरेंस हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अली वकार साहब। इन्होंने भी इस फार्म का विज़िट किया है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़िश फार्मिंग जो है वो नॉर्मल जो फ़िश फार्मिंग है जिसकी हमने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है, उसका और इसका वो कंपैरिजन किस तरह से करेंगे। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, मैंने ये फ़िश फार्म का विज़िट किया और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको देखने के बाद मुझे तो बहुत बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे यहाँ जो रवायती कन्वेंशनल फार्मिंग है और उसी के बारे में लोग जानते हैं, जितने भी फार्मर्स हैं उनको जब इस किस्म की टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है तो वो कोई ना कोई एतराज़ उठाते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इससे ग्रोथ नहीं ले सकते, इससे मछली की जो पैदावार है वो नहीं बढ़ सकती, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मेरे ख़्याल से ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये सारे वो मिथ्स हैं जो साल से हमारे दिमागों में बैठ चुकी हैं, उसको बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। उसको बदलने में किरदार बाजवा साहब आपने अदा करना है, मैंने अदा करना है, और बाकी लोगों ने जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो आवाम से इस तरह जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने लोगों को बताना है कि अब दुनिया जो है बहुत आगे चली गई है, चाँद पे दुनिया पहुंच गई, और इसके अलावा अब इंटरनेट की बात करें तो 5G 6G पर हम चले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी को बहुत लेट मुतारिफ़ करवाया जाता है, उसकी बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट की लेवल पे भी इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। अब जैसे ये साद यूसुफ साहब और इनके दोस्त मिलके ये काम कर रहे हैं और लाहौर जैसे एक बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये काम कर रहे हैं और एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जिसको लोग यहाँ पर ज़्यादातर रिहायशी सोसाइटियों का एरिया, रायवंड रोड का एरिया उसको जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये फार्म डेवलप किया, जगह भी इनके पास कम थी, वहाँ पर प्रोडक्शन भी वो ले रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ मार्केट से फार्मर और मार्केट का डायरेक्ट जो रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। उससे जो मिडल मैन का किरदार हमारी सोसाइटी में, आड़ती का किरदार, जो कि किसान की मुआशी सूरत हाल को बिगाड़ने में कलीदी किरदार अदा करता है, और किसान का इस्तेसाल मिडल मैन बुनियादी तौर पर करता है। तो उस मिडल मैन के किरदार को इन्होंने ख़त्म करके ये एहसास दिलाया और ये तवज्जो दिलाई कि अगर आप ख़ुद फार्मिंग करें और ख़ुद मार्केट में उसको प्रोड्यूस करें, अपने कंज्यूमर्स तक, एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं, तो आप अपना प्रॉफिट ना सिर्फ 2 गुना बल्कि 3 गुना तक भी लेके जा सकते हैं। तो साद और इनके दोस्तों ने ये जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है, इसके अंदर वैल्यू एडिशन भी की है। वो भी हमने देखा कि वो ना सिर्फ फ़िश को लेते हैं, उसके बाद उसको मैरिनेट करते हैं, उसको पैक
पैक करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी मार्केटिंग करके आगे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो अपना प्रॉफिट वो 3 गुना तक भी इसको बढ़ा कर लेके जाते हैं। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ बाजवा साहब इस टेक्नोलॉजी से। अली वकार साहब, प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन इसका उन्होंने बताया बड़ा बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि रिसर्च पे क्यों हमारा जो फार्मर है वो रवायती तरीक़ों पे फ़िक्स रहता है। आपकी तो नब्ज़ होती है लोगों के जो इस तरह के एग्रीकल्चर में जो आपका एक्सपीरियंस है लोगों के हाथ पे, तो आप ये बता दें कि क्यों हमारा फार्मर जो है वो स्टिक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, अड़ा रहता है अपने रवायती तरीक़ों पे। इस तरह के जदीद तरीक़ों की तरफ आने से वो क्यों खौफज़दा है और उसको किस तरह से माइल किया जा सकता है इस तरफ लाने के लिए? बाजवा साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह अवेयरनेस ही है, और अवेयरनेस के बाद इसकी सबसे बड़ी कसूरवार हुकूमत भी है। हुकूमती जो महकमे हैं, जिस तरह हमारा फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, अब पंजाब में कहा जाता है कि उनकी हैचरीज़ हैं, वो हैचरीज़ पे वो रिसर्च करें, वहाँ पे नई नई जो वैरायटीज़ लेके आएँ फ़िश से रिलेटेड। जिस तरह ये तलापिया है, ये यहाँ पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, इसको यहाँ पर हैच करके अब उसको ब्रीड यहाँ पर उसका सीड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी मछलियाँ हो सकती हैं, मछलियों की इकसाम हो सकती हैं। फिंगर फ़िश हम रूटीन में खाते हैं बाज़ार से, शादियों ब्याहों पर, तकरीबात पर, तो फिंगर फ़िश बड़ी पसंद से लोग खाते हैं। तो फिंगर फ़िश के हवाले से यहाँ पर हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं की जा रही, उसके ऊपर कोई ब्रीड पे काम नहीं किया जा रहा, उसकी कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। हम अरबों डॉलर, अरबों रुपए की जो मछली है, सी फूड है, वो बाहर से मंगवाते हैं। हालांकि कराची हमारे पास अल्लाह ताला ने कराची, कोयटा, हमारे जो साहिली पट्टी है, इतनी बड़ी नेमत दी है, वहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम रिसर्च नहीं करते, ना ही हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। तो फार्मर की आपने बात की, तो फार्मर को जब तक बताएंगे नहीं, उसको नई वैरायटी नहीं मिलेगी, उसको नहीं पता लगेगा कि कम पैसों में अच्छी चीज़ वो ले सकता है और मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकता है, तब तक वो इस तरफ माइल नहीं होगा, इस तरफ राग़िब नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कसूरवार हमारी हुकूमत भी है, और उसके बाद हमारे जो अपने मीडिया के लोग हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। मीडिया हाउसेस को ख़ास तौर पर अपने जो न्यूज़ बुलेटिन्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर उनको एक मखसूस टाइम रखना चाहिए जिसमें हर किस्म की फार्मिंग है, उसमें लाइफ स्टॉक की है, उसमें एग्रीकल्चर की है, उसमें फ़िशरीज़ की है। इस पे जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी, फार्मर्स को बताया नहीं जाएगा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, तब तक मैं नहीं समझता कि ये बेहतर होगा, और तब तक ना हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी और ना फार्मर की जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आएगी। अली वकार साहब शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ मेहताब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। अशरफ साहब, चूँकि आपका मुल्क की मईशत के हवाले से भी आपका बड़ा तजर्बा है, बड़े सालों से आप मुआशी इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये जो फ़िश फार्मिंग है, इस सेक्टर को बुरी तरह से निगलेक्ट क्यों किया गया है? दो नौजवानों ने वो काम कर दिया जो हमारे मुल्क के चारों सूबों में मौजूद जो महकमे हैं फ़िशरीज़ के, वो नहीं कर सके, और इन्होंने थोड़े से पैसे से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया। और हमारी सोसाइटी में ये एक इनकलाबी कदम दो नौजवान लेके आ गए जिन्होंने सिर्फ इंटरनेट से, वो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा उससे हेल्प ली है, कुछ कंसल्टेंट से बात की है। अशरफ साहब, आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों की मौजूदगी में मीडिया, हम कहते हैं बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, ये हमारे फ़िश फार्मिंग के सेक्टर के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है? बहुत मेहरबानी बाजवा साहब आपका और आपके चैनल का। शुक्रिया कि आप हर दफ़ा एक नया इस तरह का इशू लेके आते हैं ताकि आवाम को इससे आगाह किया जाए और हुकूमत को बावर करवाया जाए कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर और माहाना की बुनियाद पर हज़ारों हमारे नौजवान डिग्रियाँ लेके मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों से निकलते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो जाके किसी की नौकरी करें, किसी सेठ के नीचे जाके वो काम करें, और वो उसको ना उसकी उतनी पे बैक मिलती है और ना ही वो डिप्रेस रहता है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नौकरियां सरकारी सतह पे भी नहीं है और निजी सेक्टर आपको पता है वो भी दब चुका है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा, जैसे ही आप ये साद यूसुफ साहब हैं, शेख साद यूसुफ और उनके साथी हैं, इन्होंने एक नौजवानों के अंदर मैं समझता हूँ एक नया जज्बा पैदा करने की कोशिश की है।
और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, नौकरी करना और मालिक बनना, ये दो फ़र्क है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वो उस सतह पे अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं कर सकते, आप एक ख़ास सतह पे रहते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप किसी और को नौकरी भी दे सकते हैं, और साथ ये है कि आप उसको बड़े ऊपर पैमाने पे ले जा सकते हैं। जैसे कि ये इन भाई से देखें ना, यहाँ पे कोई माहिर इसका नहीं है, इसके बावजूद इन्होंने कोशिश की और जहाँ जहाँ से भी इनको मदद की ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने सर्च की, तलाश की और ये फार्म इन्होंने बना लिया। मैंने देखा है कि लोग, जैसे वकार ने कहा है कि जो आम रवायती फार्मिंग वाले हैं वो कहते हैं जी वहाँ पे मछलियाँ मर जाती हैं, उस तरह से आज़ाद नहीं रहती, उस तरह से वो उछल कूद नहीं सकती। मैंने समुंदर के किनारे भी देखे हैं, मैंने मुख्तलिफ फार्म हाउसेज भी विज़िट किए हैं, और मैंने आज ये फार्म हाउस विज़िट किया है। यकीन करें, उसी तरह से वो उछल कूद रही हैं मछलियाँ, बल्कि ज़्यादा वो ताकतवर नज़र आ रही हैं और उसी तरह से भाग दौड़ कर रही हैं। कोई फ़र्क नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, वो हमारे जो एंटरप्रेन्योर नए आने वाले हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बल्कि हुकूमत ने जब ये ऐलान कर दिया कि नौजवानों को कर्जे देंगे, तो उनको इस तरफ क्यों नहीं लेके आते कि कर्जे देंगे तो वो उनको साथ, ये इनके साथ मिले, इन दोनों नौजवानों को लेके आएँ, ये उनको गाइड करें, ये यहाँ पे विज़िट कराएँ, और वो जो कर्जा लें उससे ही जाके वो अपना फार्म बना लें, और उसके लिए कोई बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि आपको ये विज़िट किया मैंने और इन्होंने बताया कि 2 मरले के अंदर जितनी मछली पल सकती है, उतनी 1 एकड़ के अंदर आप फार्म बनाएं तो फिर उससे भी ज़्यादा उसकी पैदावार ली जा सकती है। तो इससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर आपके घर के अंदर 10 मरले का भी घर है, तो उसमें अगर 1-2 मरले आपने बचाए हुए हैं, तो आप तो घर के अंदर रह के ये फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा ये कि लुक आफ्टर करने में आसानी रहेगी, और आपके जो आने वाली नस्ल है उसको भी इसका शौक़ पैदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम है, इस तरफ आना चाहिए। मैं तो खुद बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं भी कुछ थोड़ी सी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करूँ जो मेरे पास है, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ सेटअप लगाऊँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को ख़ास तौर पर जिसका काम है कि वो सिमत दिखाए नौजवानों को, जो मायूसी फैलती जा रही है दिन ब दिन ये कोविड की वजह से, और बाकी जो मुआशी हालात हुए हैं इसकी वजह से मायूस लोग नज़र आते हैं, और हमारा ब्रेन ड्रेन इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे ना तो उनको उस म्यार की नौकरियाँ मिलती हैं, ना उनको उनके म्यार की वो तनख्वाह दी जाती है। तो फिर क्या होगा, लामाला जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ उनको सहूलत मिलेगी, कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो उसी जगह पे जाएंगे ना। तो ब्रेन ड्रेन तो होगा। अगर ये सियासतदान हमारे, जो अगर हुकूमतें मिल बैठ के इस तरह के नौजवानों को बुला के, और जो नौजवान फिर रहे हैं ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, उनको बुला के उनकी इनसे मुलाकात करवाएं, और ये जब बात करेंगे, जब बताएंगे, तो उनका हौसला बढ़ेगा। तो यकीनी बात है फिर मुल्क के अंदर इनकलाब भी आ सकता है, और ये इनकलाब नौजवान ही ला सकते हैं। बूढ़ा जो खून है वो तो इनकलाब नहीं ला सकता, जो सियासतदान लालची है वो तो इनकलाब नहीं ला सकता। तो अगर आपने कोई मुआशी इनकलाब लाना है तो इस तरह के मंसूबों को आपको नज़र में रखना पड़ेगा, इसको ख़ास तौर पे नौजवानों को। और जो हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है, शेख साद यूसुफ साहब ने, इनके जो साथी हैं उन्होंने। और ये जो है देखें नमूना है, पहले इनको कोई पूछता नहीं था, अब इनको सरकार भी आके कह रही है, अप्रिशिएट कर रही है। और वो सरकार, बाज़ अदारे ऐसे भी हैं, जब ये उनके पास जाते थे तो शायद इनको डिसाइड करते हो कि यार ये किस तरफ आ गए हैं, आप ना आए इस तरफ, ये तो काम नहीं चल सकेगा आपका, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब जब ये कामयाब हो गए हैं तो हर एक इसका क्रेडिट भी लेना चाहता है। फिशरी डिपार्टमेंट भी, यकीनी बात है, आता होगा और जब भी विजिट कराता होगा तो कहता होगा देखें जी हमने इनको ये बात दी थी और ये इस तरफ आए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है, मेरी साथ यूसुफ से जितनी बातचीत हुई है, इसमें 1% भी ऐसा नहीं है। इन्होंने टोटली अपनी एफर्ट की है दोनों नौजवानों ने, और मिल के ये काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो अदारे, रवायती अदारे हमारे सरकारी हैं, इसी से मुतल्लिका है, फ़िश फार्म से मुतल्लिका, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल खुल के सामने आएँ, आके बात करें और इनको अप्रिशिएट करें, ना कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करवाएं कि ले जी हमने ये काम करवा के दिया, हालांकि उनमें एक। तो मैं समझता हूँ बाजवा से एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये एक नमूना है आने वाले जो हमारे नए जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए। साद यूसुफ साहब, ये बताइए कि आपका मैसेज क्या है तमाम देखने वालों के लिए? हमारा यही मैसेज है कि जो मसाइल हम लोगों ने फ़ेस किए हैं, इस काम को सीखने के लिए हम लोगों का फार्म हर उस बंदे के लिए ओपन है जो इंटरेस्टेड है ये काम करने के लिए और ये काम सीखने के लिए। हम उस चीज़ के कोई पैसे किसी से चार्ज नहीं करेंगे, किसी को विज़िट चार्ज नहीं करेंगे। कुछ चंद लोग इस तरह के पाकिस्तान में हैं जो लोग अपना सेटअप दिखाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। जिस वक्त हम लोगों ने भी काम शुरू किया था तो हम लोगों को भी लोग यही कहते थे, 2-2 3-3 महीने बाद का टाइम देते थे और कहते थे
एक आधा टैंक किसी ने लगाया होता था और वो सिर्फ उसे दिखाने का 5,000 रुपये लेते थे। तो हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो बंदा ये काम शुरू करना चाहता है वो हमारे पास आए, आके हमारे से पूछे, सीखे। हम उसकी जितनी हेल्प कर सकते होंगे ये काम करने के लिए हम उसको हेल्प आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग पे गुफ्तगू सुनी। ये एक जदीद तरीन मछली पालने का तरीका है। अगर हमारे बेरोज़गार नौजवान, अगर हमारे फ़िश फार्मर्स इस तरफ तवज्जो दें तो ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि मुल्क की मईशत में एक बहुत बड़ा इनकलाब इसकी वजह से आ सकता है। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।